नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रणभूमि 2024 में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव से पहले 24 का चरण और रण भीषण होता जा रहा है। लोकसभा की लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने तक आ गई है और देश में लोकसभा के चुनावी घमासान में लोकतंत्र और संविधान का लगातार मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। चुनावी रण में संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मुद्दा केंद्र से लेकर राज्यों तक छाया हुआ है और साथ ही 2024 की सियासी बयार के बीच ही एक और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भी कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आती है तो संविधान बदल देगी। कांग्रेस नेता लगातार इसको लेकर दावा कर रहे हैं। बीजेपी विपक्ष को कमजोर कर देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। अब इस संविधान की यही सियासी तकरार छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में भी तैर रही है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत के संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान के बाद मुद्दा और भी गर्मा गया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में चरणदास महंत ने कहा कि जो खुद 10वीं पास हो वो हमें संविधान क्या समझाएगा, वो खुद संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। और वहीं महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री हम लोगों को चट्टे बट्टे जैसे शब्दों की उपयोग करना है कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। चरणदास महंत के बयान के पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संविधान बदलने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस तो एजेंडा पर काम करती है, भ्रम और भय। साव ने कहा कि संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अब लोकसभा चुनाव में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वो संविधान का, संविधान बचाने का, संविधान को बदलने, संविधान की रक्षा कैसे हो, इस पर चुनावी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संविधान बदलने के लिए बीजेपी 400 पार सीटें चाहती है या फिर सिर्फ चुनावी घमासान में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस भ्रम और भय की राजनीति कर रही है। तो वहीं बहस संविधान समझने और समझाने की भी है। ऐसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है चरणदास महंत का। उनके पास संविधान सीखने जाएंगे। 10वीं पास आदमी संविधान क्या सिखाएगा, खुद नहीं समझता, जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। और चट्टे बट्टे जो हम लोगों को उसने संबोधित किया, तो क्या वो अंधभक्त उनको स्वीकार कर लिया है क्या? जो उनकी अंधभक्त हैं, ये शब्द हमने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, आम जनता ने दिया है, तो क्या उसके अंधभक्त के शब्दों को उसने स्वीकार कर लिया है? और चट्टे बट्टे जैसे शब्दों का उपयोग करना एक प्रधानमंत्री को बनी नेता, एक सड़क छाप आदमी की भाषा है, इनको उपयोग नहीं करना। तो लोकसभा में तीसरे चरण के मतदान के पहले छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गरमाया हुआ है। लगातार बयानबाजी, सियासी पारा गरमा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ निशिकांत पांडे जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ चर्चा करने के लिए सतनाम सिंह पनाग जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। सतनाम जी, पहले आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से चरणदास महंत ने बयान दिया है, क्या कुछ इस बयान के मायने आप बताएंगे? और जो प्रधानमंत्री मोदी की 10वीं तक पढ़ाई करने की बात वो कह रहे हैं, क्या सबूत आपके पास है? क्योंकि इसके पहले भी सियासत गरमाई थी, तमाम सवाल जवाब हुए थे। पहली प्रतिक्रिया आपसे। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रधानमंत्री जो देश का गौरवान्वित पद होता है, उनको चट्टे बट्टे कहने की कौन सी बात है, हम ये नहीं कहेंगे। पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, आप खुद जानते हैं, पूरी देश की जनता जानती है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 10वीं पास हूं। तो उन्होंने जब अपने वक्तव्य में ये बात को कही थी, तो उसको अगर हमारे चरणदास महंत जी ने दोहराया है तो कहीं भी कोई सोचनीय विषय नहीं है। अगर उनके व्यक्ति जो उन्होंने वक्तव्य बोला है उसको ही उन्होंने दोहराया है, तो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय नहीं है कि एक देश का प्रधानमंत्री जब अपने इंटरव्यू में बोलता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो सोचनीय विषय ये है कि इतने देश के प्रधानमंत्री, इतने गणमान्य नागरिक हैं, उसके बावजूद ऐसे चट्टे बट्टे शब्द का प्रयोग करना। मैं नहीं बोलता हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात को मैं नहीं करना चाहता, कि जो उन्होंने बोला था तो उसकी बात को भी मैं नहीं करना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी पर निजी टिप्पणी होती है, विपक्ष को, कांग्रेस को काफी नुकसान इसका उठाना पड़ा है। लेकिन अगर ये बातें आप कह रहे हैं तथ्य के रूप में, अगर बीजेपी आपसे प्रस्तुत करने का बोलती है, तो क्या कुछ तथ्य आप इसके लिए देंगे? बोला हुए बात को कोई व्यक्ति अगर दोहरा रहा है, चाहे आप नहीं दोहरा रहे हैं तो कोई व्यक्ति दोहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो व्यक्ति दोहरा, और अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भी कहा है
कि संविधान को बदलना चाहिए और संविधान बदलना चाहिए, कई व्यक्तियों ने बोला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी लगातार ये बातों को कहा है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात कही है वो उनकी बातों को ही उन्होंने दोहराया है, कोई अपनी बातों को नहीं रखा है उन्होंने। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निशिकांत जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और जिस तरीके से अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि उनके बयान को जो बीजेपी के नेता पहले बयान देते रहे हैं उनकी बयानों को दोहराया गया है, और साथ ही लगातार लोकतंत्र खत्म करने की बात कांग्रेस कह रही है। लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, और अब जो लड़ाई है वो भी 400 पार और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई यहां से बनती नजर आ रही है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? तो निशिकांत जी से तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा सतनाम जी आप ही के पास आता हूं। देखिए, जिस तरीके से इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया कि निजी टिप्पणी जब प्रधानमंत्री मोदी पर होती है उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है और विपक्षी दलों को उठाना पड़ा है। अगर आपसे बीजेपी तमाम तथ्य मांगती है, तमाम तरीके से 10वीं पास को लेकर आप जो बात कह रहे हैं, 10वीं तक पढ़ाई पीएम मोदी ने की, उसको लेकर आपसे तमाम सवाल पूछे जाते हैं, क्या नहीं लगता कि आगे कांग्रेस फंस सकती है? नहीं, देखिए मैं आपको यही चीज को बताना चाह रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में अपना वक्तव्य कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, मैं लगातार चाय बेचा, 15 साल मैंने चाय बेचा, 35 साल प्लस 15 साल ये 50 साल हो गए। उसके बाद वो लगातार 25 साल तक वहां पर गुजरात में मुख्यमंत्री थे। तो अगर और उसके बाद 10 साल ये, तो उनका जो एज होती है कम से कम 85 साल के ऊपर हो जाती है। तो यही सोचनीय विषय है कि उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा ज्यादा लिखा नहीं, तो उसी वक्तव्य को उन्होंने बोला है, कोई गलत बात नहीं बोली है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने एक इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू भी सुने होंगे और मैंने ही नहीं पूरी देश की जनता ने सुना है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मैं इतना कम पढ़ा लिखा हूं, तो उसी वक्तव्य को उन्होंने बात कही है और देश के संविधान को बचाने की उन्होंने बात करी है, देश की जनता की स्वतंत्रता को बचाने की बात करी है, इसी बारे में उन्होंने बात की है। कोई गलत बात तो नहीं किया उन्होंने। चट्टे बट्टे और ये सब चीज को जो बातों को बोली है, ये एक शोभा देता है क्या? एक एक चीज को अगर आप देखेंगे तो एक देश के प्रधानमंत्री गणमान्य नागरिक हैं। अगर ठीक है सतनाम जी, आपने अपनी बात रखी है। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए, उन्हीं के पास में आऊंगा। निशिकांत जी, देखिए जिस तरीके से चरणदास महंत का बयान था, अब कांग्रेस कह रही है कि तमाम आपके ही नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी कई इंटरव्यूज में, कई बार सभाओं में दोहराते रहे हैं, उन्हीं के आधार पर ये बयान को देखा जा रहा है और इसमें पहले भी कई आपके नेताओं के बयान देखने को मिले हैं। उसके चलते ही इस बयान को चरणदास महंत ने कहा है और उसको लेकर वो आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। ऋषभ जी आपको नमस्कार। आपको नमस्कार। देखिए, जाहिलियत की पराकाष्ठा है। ऐसे मतलब अगर देश के प्रधानमंत्री के प्रति अगर ऐसी भावना रखते हैं चरणदास महंत जी, तो कांग्रेसियों की जाहिलियत है और उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लगातार अमर्यादित टिप्पणी करना, लगातार निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करना, शायद इनको लगता है कि अगर सोनिया गांधी 10वीं पढ़ी है तो पूरी दुनिया 10वीं पढ़ी है, रहना चाहिए। अगर आपके पास जवान है तो आपके पास भी नेता है और हमारे पास भी जवान है, हमारे पास भी नेता है। लेकिन संस्कारहीन ये कांग्रेसी हर मर्यादा को तार कर रहे हैं। अभी डंडा मारने की बात कही थी, जब मोदी जी आए तो किस दिन पे घुस गए थे ये कांग्रेसी? जो लठेक थे वो कहां थे? इनकी हैसियत नहीं हुई, खाली मुंह से बोलना है। ये कांग्रेसियों का चाल चरित्र और चेहरा है। जो संविधान की बात कही, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। 106 बार संविधान में संशोधन हुआ, 80 बार स्वयं कांग्रेस ने किया और एक बार तो ऐसा किया कि पूरे देश को जेल में डाल के संविधान के आत्मा के प्रेम्बल में संशोधन किया गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई। ये संविधान बचाएंगे। ये संविधान को बर्बाद करने वाले लोग, ये संविधान को नोच नोच के तुष्टिकरण के कारण प्रकाष्ठा करने वाले लोग ये संविधान बचाएंगे। ये संविधान बचाने नहीं निकले हैं, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने निकले हैं। बिल्कुल। देखिए, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की पूरी लड़ाई संविधान पर आ गई है, जो कांग्रेस तमाम दावे कर रही है, तमाम तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब संविधान खतरे में है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी और उसी के चलते जब 400 पार होगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव भी आखिरी बार हो रहा है, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, तमाम आरोप लगते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है 400 पार और लोकतंत्र बचाव का बनता जा रहा है, कितना नुकसान आपको इससे हो सकता है, क्योंकि तमाम तरीके जो परसेप्शन बनता दिखाई दे रहा है?
देखिए झूठ, देखिए भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, ये चरित्र की बात करते हैं। आ रहा हूँ सतनाम जी आपके पास। जी मुझे बोलना है ना जी, निशिकांत जी के पास ये सवाल था, सतनाम जी आपके पास में आ रहा हूँ। झूठ फरेब की राजनीति कांग्रेस पार्टी करनी है। देखिए विषय ये नहीं है, अगर हमको संविधान बदलना होता तो 303 भी बहुत होते हैं। ये किनको समझा रहे हैं? इनके झूठ फरेब में कोई जनता नहीं आने वाली। हमको जो करना था हमने कर दिया। 370 डंके के चोट पे हटाया, उनका एक कतरा तक नहीं गिरा। राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, खून का एक कतरा नहीं गिरा। ट्रिपल तलाक की बात हमने की थी, हमने की, एक बूंद खून का कतरा नहीं गिरा। तो हम डंके के चोट पे काम करने वाले हैं। देश को जेल में डाल के संविधान में संशोधन करने वाले लोगों में से हम नहीं है। पिछले दरवाजे से कांग्रेसियों ने संविधान की आत्मा को नष्ट करने का काम किया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के चारों स्तंभ का सम्मान करती है, संविधान को प्रणाम करती है, संविधान को बनाने वाले निर्माता का प्रणाम करती है। ये कौन लोग हैं? वही संविधान के निर्माताओं का अपमान कर करके आज देखिए, जब वो जीवित थे बाबा साहब अम्बेडकर, तब उनको चुनाव में हरा हरा के अपमानित किया गया, और अभी बाबा साहब के नाम से रोते रहते। ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया रख ली है, ठीक है। सतनाम जी आपके पास आऊंगा, और इससे पहले अरुण साहू जी कह रहे थे कि भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस, सिर्फ 2 ही एजेंडों पे काम करती है, भय पैदा करना और भ्रम फैलाना। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जब आपको चरित्र की बात करते हैं, एक नेशनल टीवी के चैनल में आप पैर पे पैर रख के बात कर रहे हैं, ये कोई चरित्र की बात नहीं होती है। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो 33 ऐसी कंपनियां जी, तो 7 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उसके बाद बीजेपी को 450 करोड़ रुपए उसने दिया। आप ये बताइए कि जो कंपनी MEIL कंपनी 2023 में जिसको टनल बनाने का काम किया, जहां हमारे कई लोग फंस गए थे, उससे 140 करोड़ रुपए इन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं, और मैं अभी जो वैक्सीनेशन की बात करूंगा, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए उस कंपनी से ले लिया, जिसमें लगातार युवा वर्ग, महिला वर्ग और कई लोग मर रहे हैं। जिस कंपनी से उन्होंने चंदा ले लिया, वो भ्रष्टाचार की बात करेगी हमसे। और मैं अगर लिस्ट की बात करूंगा, वेदांता जैसी कंपनी में जो 2018 में इसको भी EDP का छापा पड़ा, उससे उन्होंने पैसा ले लिया। शरद रेड्डी जो दिल्ली के शराब घोटाला वाले व्यक्ति था, उससे उन्होंने 49 करोड़ ले लिया। सतनाम जी, ऐसे ही तमाम मुद्दों की भरमार हमने विधानसभा चुनाव में देखी थी। विधानसभा चुनाव में ऐसे तमाम मुद्दे हमने देखे थे। क्या वजह है कि मुद्दे आप उठाते हैं, लेकिन जब परिणाम की बारी आती है मुद्दे तमाम गायब हो जाते हैं, परिणाम से बिल्कुल नजरदे मुद्दे नजर आते हैं? जी दोबारा एक बार दोहराइए। जब भी परिणाम आता है, जब भी परिणाम की बात आती है, विधानसभा चुनाव में ऐसे तमाम मुद्दे आपने उठाए थे, लेकिन जो परिणाम आए आपकी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही थी। क्या वजह है कि आपके मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच पाते? देखिए, मैं ये नहीं बात करूंगा कि EVM को इन लोग क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाकायदा फैसला दिया है। मुझे एक बात बोलने दीजिएगा। मैं ये बोलता हूं कि क्यों जो रशिया जैसी कंपनी ने जिसको इस EVM को बनाया, उसको क्यों नहीं हटा रहे? अगर देश की जनता सच्चाई चाहती है। सतनाम जी, EVM की शुरुआत किससे पार्टी के शासन में हुई थी? मैं 2 मिनट आपकी बात, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये बोलता हूं कि VVM पैड की अगर बात होती है, तो VVM पैड के बाद की पर्चियों को गिनने की बात को क्यों नहीं मान लेते? अगर सच्चाई है तो क्यों नहीं? कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। मुझे लगता है इस पर जित नहीं होगा। चाहते हैं क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? देश की जनता अगर चाहती है, देश के लोग अगर चाहते हैं, अगर विपक्षी पार्टी चाहती है, अगर लगातार वकीलों का, अगर लोगों का लगातार आंदोलन होता है, तो क्यों नहीं चाहते इन लोग बदलना? सच्चाई अगर उनके साथ देश की जनता है तो बदल दे, VVM पैड की गिनती कर दे। ठीक है, देखिए इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। शक के आधार पर, शंका के आधार पर इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते। अगर आपने वो फैसला सुना हो तो ऋषिकांत जी आप पर आऊंगा। हाँ ऋषभ जी, देखिए हमारे मित्र ने बात कही पहले EVM की, तो EVM में पहले इनको एक काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मित्र को मैं सलाह देता हूँ कि केरल, कर्नाटक, हिमाचल, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों से पहले इस्तीफा दें।
भूपेश दाऊ छत्तीसगढ़ में पाटन से इस्तीफा दे और 35 के 35 विधायक इस्तीफा दे। इंडी गठबंधन के एक भी सांसद लोकसभा चुनाव न लड़े। अभी 5 जनों का चुनाव बचा हुआ है। मत लड़े चुनाव, मत करे नॉमिनेशन। चुनाव आयोग मजबूर होके आपको बैलेट पेपर पे लेके जाएगा, लेकिन आप बैलेट पेपर चाहते क्यों हैं? आपने देखा है ना, ये लालू यादव के साथ रहते हैं, तो लालू यादव क्या करते थे? बैलेट की चोरी। वो डाका डाल के ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। इनको जनता तो चुन नहीं रही है, तो ये चाहते हैं कि फिर से पुराने रवैये पे जाएं और बैलेट की चोरी करे, डकैती करे और जनमत का अपमान करे। क्या बात कर रहे, क्या है देश की सेना? और देश की सेना जहां पर जाती है वहां पर स्वच्छ और थोड़ा सा मेहनत लगी, थोड़ा सा। ठीक है निशिकांत जी, ठीक है, आप कहिए, मैं आता हूँ सतनाम जी के पास। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात इन्होंने की, लगभग 20,000-22,000 करोड़ रुपए का मामला है। 8,000 करोड़ रुपए हमको मिला, 14,000 करोड़ रुपए इंडी गठबंधन को मिला। इन्होंने किसको धंधा दिया? इन्होंने किसका भय दिखाया? इन्होंने किसके यहाँ ITCBI भेजी? इनको कैसे पैसा मिला? 52 सांसद को 2,000 करोड़ रुपए क्यों मिल रहा है? समझने वाली बात है। देखिए, एक हमने पारदर्शी व्यवस्था बनाई। 2014 के व्यवस्था क्या थी कि जेब में पैसा डालने वाला काम चलता था कांग्रेस पार्टी का। हमने एक पारदर्शिता लाने की कोशिश। ठीक है, देखिए निशिकांत जी, इन मुद्दों पर बहुत चर्चा हुई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो तमाम मुद्दे कांग्रेस उठाती, विपक्ष उठाते हैं, जो मुद्दा फिलहाल बना हुआ है लोकतंत्र को खत्म करने का, यही सारे मुद्दों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक परसेप्शन बनाने में लगभग लड़ाई अब देखने को मिल रही है कि लोकतंत्र को लेकर बात आ रही है। आप तमाम तरीके से प्रेशर की राजनीति करते हैं। तमाम जो नेता कांग्रेस के जो आप पर आरोप लगाते थे, बीजेपी में आप आने के बाद बिल्कुल तमाम जो आरोप उन पर पहले से थे वो आरोप मुक्त हो जा रहे हैं। तमाम तरीके से आरोप लगाए गए हैं। तो जो एक लड़ाई बन चुकी है लोकतंत्र खत्म करने को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। और कितनी चुनौती, ये सवाल मेरा आपसे कि आपको देख रहे हैं इसको लेकर? ऋषभ जी, कोई चुनौती नहीं है। जिनको जनता ने खत्म कर दिया वो लोकतंत्र खत्म करने की बात करते हैं। आपने जो नेता की बात की, जो कांग्रेस छोड़ के या किसी और दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई आरोप मुक्त नहीं हुआ है, किसी की कार्रवाई रुकी नहीं हुई है। लेकिन हमारे देश में कार्रवाई देखिए, नेशनल हेराल्ड पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे, चिदम्बरम बेल पे, उनका लड़का बेल पे, ऐसे कई लोग जो है बेल पे हैं। तो उन पे वो तो भाजपा ज्वाइन किए नहीं है। विषय ये है कि देखिए, जब लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं ना, लोकतंत्र की हत्या इनको हर सुबह ये है। इनका जो मिसाइल है वो लॉन्च नहीं हो रहा है। पिछले 20 साल से ये मिसाइल लॉन्च करना चाहते हैं, वो लॉन्च ही नहीं हो रहा है। अब सोनू निगम से क्रिकेट खिलवाओगे और महेंद्र सिंह धोनी से गाना गवाओगे तो स्थिति यही बनेगी। वो लॉन्च नहीं हो सकता। अभी विभाग के देखिए, वायनाड से क्या स्थिति ऐसी बनी कि रायबरेली जाना पड़ा, वो भी अमेठी छोड़ के। इतना भय अच्छा लगता है इन कांग्रेसियों के चेहरे पे। ये भय देख के बड़ा सुकून होता है कि 7 दशक तक देश की जनता को इतना प्रताड़ित किया है, अब इनको एक एक वोट के लिए जनता प्रताड़ित कर रही है। इसलिए संविधान खत्म दिखता है, लोकतंत्र खत्म दिखता है। लोकतंत्र ठीक है। देखिए, आपने अपनी बात रखी। सतनाम जी, आपके पास आऊंगा और आज बताई दीजिए, जिस तरीके से आज का बड़ा मुद्दा भी है कि क्या वजह, क्या मजबूरी हो गई कि अमेठी छोड़कर जहां से लड़ते आए थे चुनाव, रायबरेली पहुंच गए? देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है। हम नहीं बोलते कि मोदी जी गुजरात से भी लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, बनारस से। हम ये बात को नहीं करते कि उनका क्या डर है, हम इस बारे में बात नहीं करते। उन्होंने ये बात की कही, वॉशिंग मशीन की बात कही। आप एक भ्रष्टाचार की जो नेता लोग जो रहते हैं, उसके बाद आपके आने के बाद कैसे ठीक हो जाते हैं। आप ये सोचिए, आपने जो बात कही, उन्होंने कहा केस नेताओं पर चल रहे हैं, कोई भी नेता दोष मुक्त नहीं हुआ है। मेरी छोटी सी बात को सुन लीजिए। छगन भुजबल जी 2014 में गिरफ्तार हुए ईडी में, 2013 में एनडीए में शामिल हुए, तो उसके बाद वो पाक साफ हो गए। नवीन जिंदल जी कोयला घोटाला में 2024 में कुरुक्षेत्र से उनको टिकट दे दिया गया। हेमंत विश्वकर्मा जी सीबीआई की जांच हुई 2014 में और 2015 में बीजेपी में शामिल हुए तो पाक साफ हो गए हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो 2017 में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, 2022 में वो पाक साफ हो गए जब वो आपके साथ एनडीए में आ गए, आपके साथ बीजेपी में मिल गए। तो ऐसे कई लगातार, मैं अगर बात करूंगा जो ये बात को कह रहे हैं, तो ये सोचनीय विषय है कि एक व्यक्ति के ऊपर जब गंभीर अपराध लगने के बाद जब वो चिल्ला के अमित शाह जी करते हैं कि गिरफ्तार करेंगे, उनको अंदर कर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद बीजेपी में आने के बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये कैसी इनके पास वॉशिंग मशीन है जो ये बात कह रहे हैं। और देखिए मैं आऊंगा निशिकांत जी आपके पास, लेकिन देखिए सतनाम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये, तमाम पहले भी मैंने आपसे सवाल किया कि आप तमाम मुद्दे उठाते हैं, आपने जो जिस तरीके से मुद्दे उठाए हैं, अब लड़ाई बिल्कुल आके तीसरे फेज को लेकर है, लेकिन ये मुद्दे जब परिणाम की बारी आती है
लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत छवि यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपकी स्थिति बहुत बेहतर थी। उसमें लगातार कहा जा रहा था कि जो परिणाम भी आ रहे थे, ओपिनियन पोल आ रहे थे कि आपकी सरकार बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन सारे मुद्दे गायब नजर आए। अब आप ईवीएम का मुद्दा यहां से उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन देखिए तमाम तरीके से क्या वजह है कि परिणाम में वो आपके मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, कनेक्शन आपका नहीं हो पाता है, क्या रणनीति आपकी इसको लेकर है आगे? देखिए हमने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, और हम बोलते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि अगर हमने 2500 के बाद 3000 समर्थन मूल्य किया, उन्होंने 3100 समर्थन मूल्य किया, तो हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने दिया किसानों को। मैं भी एक किसान हूं, अगर मिला हम उसका धन्यवाद देते हैं। पर अगर आज हमारा जो एजेंडा, केंद्रीय एजेंडा है कि हम हर महिलाओं को 8333 रुपए महीना और 1 लाख रुपए साल का देंगे, बेरोजगारों को स्टेफंड के तौर पे जब वो स्टेफंड करेंगे तो उनको पैसा देंगे, तो ये सब चीजों को ये क्यों नहीं लागू करते? देश की जनता के लिए काम करना है तो क्यों नहीं करते ये? सोचनीय विषय है कि अगर हमारे मैनिफेस्टो को ये कॉपी करते हैं तो केंद्र में भी हमारा कॉपी कर ले, केंद्र में भी कॉपी करके बताएं। अगर हम स्वामी दासन कमेटी की उसको ठीक है सतनाम जी, को आपके मैनिफेस्टो को तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कई उस पर आरोप भी लगाए कि लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, मंगलसूत्र का उस पर जिक्र हुआ है, संपत्ति हड़पने का जिक्र हुआ है, एक बड़ी चर्चा इस पर हो सकती है। लेकिन निशिकांत जी आप पर आ रहा हूं मैं। सब जी इन्होंने कहा कि क्यों नहीं करते, अब ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भाजपा लागू करे, ये कैसे, मतलब क्या क्यों आपने छत्तीसगढ़ में कॉपी करी? अगर हम 3000 बोलते तो आपने 3100 रुपए क्यों बोला? अगर हम 15000 बोलते तो आप 12000 आपने क्यों बोला? भाई साहब पहले हमने 3100 बोला, आपने 3200 बोला। नहीं, हमने 3000 बोला, आपने 3100 बोला। आप ही तय करिए। देखिए मुझे लगता है जनता को बखूबी पता है। इसको लेकर अभी आरोप प्रत्यारोप की हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। निशिकांत जी जो मुख्य बात है वो कह रहे थे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की ये बात कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई और किसके कालखंड में आई, और इतने 7 दशक के बाद ऐसा रिपोर्ट क्यों आया? ये किसकी गलतियां बता रहे हैं? ये अपनी गलती को भी छाती पीट पीट के बताते हैं कि हमारी सरकारों ने किसानों के लिए अच्छा काम नहीं किया, इस कारण स्वामीनाथन रिपोर्ट ने ऐसा बताया। जब सरकार थी आपकी, आपने लागू क्यों नहीं किया? आपको लागू करने में कौन रोका था? चाइना रोका था, पाकिस्तान रोका था, हम तो थे नहीं। तो बात ये है कि इनको करना कुछ नहीं है देश की जनता के लिए, चंदा वसूली करना है और भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार करके हर सिंडिकेट को आगे बढ़ाना है और 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करना है। आप एक चीज बताइए ऋषभ जी, राहुल गांधी को छोड़ के कोई भी एक गांधी परिवार का व्यक्ति आज तक इतना संघर्ष कर पाया है सत्ता में आने के लिए? उसका कारण है कि देश की जनता ने सच्चाई समझ ली कि ये कांग्रेस का जो खूनी पंजा है, एक एक घर का बंटवारा करके उसको उठा के मुस्लिमों को दे देगा, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करेगा, विरासत टैक्स लगाएगा। ठीक है, कांग्रेस से भी आरोप लगाती आई है कि जब बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचते हैं, बीजेपी धर्म पर आती है और 2 चरणों में वो बीजेपी ने देख लिया है। ऐसे तमाम चर्चाएं इस पूरे मामले पर हुई, एक बड़ी बहस हुई है, लेकिन समय हमारे पास अभी इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा निशिकांत जी आपका, सतनाम जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लंबी चर्चा और भी इस पर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है, बयानों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया गया है, चरणदास के महंत के बयान से अब सियासत गरमाई हुई है, लेकिन कितना असर इस बयान का होगा, क्या सियासी फिजाओं में इस बयान से आगे वार पलटवार देखने को मिलेंगे? और तीसरे चरण के मतदान को लेकर जिसमें छत्तीसगढ़ की सभी सीटें शामिल हैं, 7 जो बाकी सीटें बची हुई है, इस पर चुनाव होना है, कितना असर इस बयान का होगा देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।